नमस्कार दोस्तों, द स्टेट डा में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम सीजीएल प्री 2024 में फिजिक्स से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला सवाल है, एक ध्वनि तरंग को 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा जिसकी आवृत्ति 5 किलोहर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य 6 सेंटीमीटर है। तो बताइए कितना समय लगेगा। तो देखें, अगर हम बात करते हैं तरंग के वेग की, सबसे पहले हमको दिया गया है इसमें, देखो हमको क्या दिया है, दूरी दी है 1.5 किलोमीटर की और तरंग दैर्घ्य कितनी दी है 6 सेंटीमीटर और आवृत्ति दी है 5 किलो हर्ट्ज। अगर हम बात करते हैं तरंग के वेग की, तरंग वेग v बराबर क्या होता है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा इंटू आवर्ती न्यू। तो यहां पे हम बात करें तो हमको तरंग दैर्घ्य कितनी दी है, तरंग दैर्घ्य दी है 6 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 6/100 मीटर इंटू, अगर हम बात करें आवर्ती कितनी दी है, आवर्ती दी है 5 किलो हर्ट्ज। इसको हम बना लेंगे हर्ट्ज में, 5 इंटू 1000 हर्ट्ज। तो यहां से 2 जीरो चले गए, तो ये कितना आ गया 300। अगर देखें मीटर पर सेकंड क्या आ गया, तरंग का वेग आ गया 500 मीटर पर सेकंड। और एक फॉर्मूला हम जानते हैं सब, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहां पे हमें क्या निकालना है, यहां पे हमें निकालना है समय कितना लगेगा तरंग को दूरी तय करने में। अगर हम बात करें समय की, तो दूरी हमें कितनी दी है 1.5 किलोमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1.5 इंटू 1000 मीटर अपॉन टाइम कितना है, टाइम कितना दिया है, टाइम तो हमें निकालना है, चाल कितनी आ गई 300 मीटर पर सेकंड। 300 मीटर 2 जीरो से 2 जीरो चलेगी और 10 से कट जाएगा दशमलव, तो कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा हमारा 5 सेकंड। टी हमारा क्या आ गया, टी आ गया 5 सेकंड। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर डी 5 सेकंड। निम्नलिखित में से किस गैस से विद्युत प्रवाहित करने पर लाल प्रकाश उत्सर्जित होता है, नियोन से, हाइड्रोजन से, आर्गन से या हीलियम से। तो जब हम गैसों से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उनमें अलग अलग तरह के रंग दिखते हैं। तो कौन कौन से दिखते हैं, अगर हम बात करें हीलियम की, तो हीलियम कैसे हो जाती है, हीलियम का रंग हो जाता है व्हाइट से ऑरेंज, नियोन का रेडिश ऑरेंज। अगर हम बात करें आर्गन का, वायलेट से पेल लेवेंडर ब्लू, क्रिप्टॉन का ग्रे ऑफ व्हाइट से कैसा हो जाता है ग्रीन। और ऐसे हम देखें जिनॉन का क्या हो जाता है, जिनॉन का ग्रीनिश ब्लू, नाइट्रोजन का ब्लूइश व्हाइट, ऑक्सीजन की बात करें ऑक्सीजन का लेवेंडर, हाइड्रोजन का पिंक टू मेजेंडा, और मरकरी वेपर की बात करें उसका कैसा होता है अल्ट्रा वायलेट, सोडियम का येलो, ऑरेंजिस येलो। अगर हम बात करें नियोन का, तो नियोन का कैसा होता है, नियोन का कैसा होगा, नियोन का हो जाएगा लाल प्रकाश। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर है नियोन। आंसर क्या होगा, आंसर है नियोन। शॉर्ट सर्किटिंग को रोकने के लिए विद्युत इस्त्री यानी इलेक्ट्रिक आयरन को कितने फ्यूज की आवश्यकता होती है। जो इलेक्ट्रिक आयरन है घर में हम प्रेस यूज करते हैं, उसमें कितने एम्पियर का फ्यूज यूज करते हैं, 5 एम्पियर का, 3 एम्पियर का, 4 एम्पियर का, 2 एम्पियर का। बताइए जो प्रेस है उसमें कितने एम्पियर का फ्यूज यूज होता है। तो कितने का होता है, प्रेस में हम यूज करते हैं 5 एम्पियर के। अगर फ्यूज की बात करें, फ्यूज की जो एलिमेंट है, ये फ्यूज का जो तार है वो किसका बना होता है, ये होता है लेड प्लस कॉपर प्लस टिन की मिश्र धातु होती है। अगर हम बात करें इस फ्यूज की, जो फ्यूज वाला तार है इसमें क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है यानी गलनांक बिंदु कैसा होता है, गलनांक बिंदु लो होता है, ताकि अगर गलती से हाई करंट आ जाए तो जल्दी से पिघल के टूट जाए। अगर हम बात करें इसके प्रतिरोध की, रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर है 5 एम्पियर। किसने सर्वप्रथम अपवर्तन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया,
था जो यह स्वतः सिद्ध मानता है कि प्रत्येक पदार्थ का एक विशिष्ट बंकन अनुपात अपवर्तन सूचकांक होता है। तो बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसने दिया था, यानी अपवर्तन का नियम पूछ रहा है, किसने दिया था? अगर बताओ किसने दिया था अपवर्तन का नियम? अगर अपवर्तन के नियम की बात करें हम, तो हमने मान लिया ये क्या है हमारा, ये है नॉर्मल यानी अभिलंब, ये हो गया अभिलंब, ये मान लिया मैंने विरल, विरल माध्यम यानी रेयर मीडियम, और ये मान लिया डेंस यानी सघन माध्यम। जब कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। बात करें अभिलंब से ये एंगल कितना है, ये हमारी क्या होगी आपतित किरण, ये कैसी है आपतित किरण, और ये होगी अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। तो यहां से अभिलंब से कितना एंगल है, इसको मान लिया आई, और ये हो गया आर। अगर हम बात करें साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्या होता है अपवर्तनांक। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, यही कहलाता है स्नेल का नियम, यानी अपवर्तन का नियम या स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। तो ये नियम किसने दिया था, ये दिया था विले रोड स्नेलियस ने। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर बी स्नेलियस। कैलोरीमीटर अच्छे तापीय चालकता वाली किस पतली शीट से बना एक छोटा कंटेनर है। तो कैलोरीमीटर जो है, कैलोरीमीटर की जो सीट है, यानी जो कैलोरीमीटर की सीट है, पतली सीट है, वो किस मेटल की बनी होती है? प्लेटिनम की, चांदी की, तांबे की या सीजियम की? बताइए कैलोरीमीटर की जो सीट है वो किसकी बनी होती है, किस मेटल की बनी होती है? प्लेटिनम की, चांदी की, तांबे की या सीजियम की? अगर कैलोरीमीटर की बात करें, कैलोरीमीटर क्या है? कैलोरीमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग हम कब करते हैं, किसी भी रासायनिक या भौतिक अभिक्रिया में शामिल ऊष्मा की मात्रा को ज्ञात करने के लिए किसका यूज करते हैं, कैलोरीमीटर का। और कैलोरीमीटर के सिद्धांत की बात करें तो ये किस पे कार्य करता है, जो भी हमारा गर्म पदार्थ है, जो भी गर्म बॉडी है, गर्म बॉडी द्वारा जो ऊर्जा उत्सर्जित की गई है और ठंडी बॉडी द्वारा ऊर्जा प्राप्त की गई है, दोनों ऊर्जा क्या होंगी, दोनों ऊर्जा बराबर होंगी। ये क्या है, कैलोरीमीटर का सिद्धांत है। जो कैलोरीमीटर की सीट है किससे बनी होती है, ये बनी होती है तांबे की। तो आप ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी कॉपर। पदार्थ की अवस्था के रूप में प्लाज्मा के एक उदाहरण की पहचान कीजिए। रक्त, नियॉन साइन बल्ब, फ्रियोन या ड्राई आइस? बताइए पदार्थ की अवस्था के रूप में प्लाज्मा के उदाहरण की पहचान कीजिए। इनमें से प्लाज्मा कौन सा है, रक्त, नियॉन साइन बल्ब, फ्रियोन या शुष्क बर्फ? बताइए प्लाज्मा की अवस्था कौन सी है इनमें से? देखो अगर पदार्थ की अवस्था की बात करें, पदार्थ की अवस्था कितनी होती है? पदार्थ की अवस्था हम सभी जानते हैं कितनी होती है, 5। कौन कौन सी होती हैं? पहली ठोस, द्रव यानी लिक्विड, गैस, और चौथी अवस्था कौन सी होती है? चौथी अवस्था प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था क्या है पदार्थ की? पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था है बहुत ही अत्यधिक टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर मुक्त आयन व मुक्त इलेक्ट्रॉन की अवस्था क्या होती है, प्लाज्मा की अवस्था बोलते हैं उसे। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें, प्लाज्मा की अवस्था के एग्जाम्पल कौन कौन है? सूर्य यानी सूरज, तारे, और जो बिजली चमकती है वो भी किसकी है? बिजली भी प्लाज्मा की अवस्था है। और हम बात करते हैं एरोरा की घटना जो होती है, एरोरा घटना, ये सब किसके हैं? प्लाज्मा के उदाहरण है। और पांचवी कौन सी होती है पदार्थ की अवस्था? पांचवी होती है बोस
आइंस्टीन कंडेंसेट। तो हमारा अगर बात करें इसकी नियॉन साइन बल्ब, नियॉन साइन बल्ब क्या है? प्लाज्मा की एक अवस्था है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी नियॉन साइन बल्ब। वर्नियर कैलिपर के संदर्भ में आंतरिक जबड़े का उपयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? 1 मिलीमीटर, जो 1 मिलीमीटर के सटीक हो, उसकी लंबाई मापने के लिए, या फिर लेंथ ऑफ ए रॉड एंड डायमीटर ऑफ ए स्पेयर, इंटरनल डायमीटर ऑफ ए होलो सिलेंडर एंड पाइप, या डेप्थ ऑफ ए बीकर। तो बताइए वर्नियर कैलिपर्स के जो आंतरिक जबड़े हैं, जो इनर जो हैं, उनका उपयोग किस लिए करते हैं हम? बताइए। देखो अगर हम देखें ये क्या है वर्नियर कैलिपर्स, अगर हम बात करें ये वाले, ये क्या है इसके इनर जॉ यानी आंतरिक जबड़े, और इनको क्या बोलते हैं? ये आउटर जॉ। इनर जॉ की बात करें ये किसके लिए करते हैं? ये हम किसी भी बीकर जो आंतरिक त्रिज्या होती है, कोई भी बीकर हो या स्पेयर हो, उसकी आंतरिक त्रिज्या को मापने के लिए ये क्या करते हैं? ये हम किसी भी गोल चीज, जैसे सिक्का है, ये सिक्का की क्या मापने के लिए? सिक्का की रेडियस मापने के लिए या डायमीटर मापने के लिए। और यहां से क्या नापते हैं? इसका यूज होता है गहराई मापने के लिए, गहराई मापने के लिए। तो जो वर्नियर कैलिपर्स हैं उसके आंतरिक जॉ का किस लिए यूज करते हैं हम? खोखले बेलन और पाइप का आंतरिक व्यास मापने के लिए। तो ऑप्शन सी क्या है हमारा? करेक्ट है। 1811 में आयतनों के संयोजन पर गे लूसाक के परिणामों के साथ डाल्टन की परमाणुीय परिकल्पना का मिलान कीजिए। जैक चार्ल्स, रॉबर्ट बॉयल, फ्रेड हॉयल या आवोगाद्रो। बताइए कौन सा सही है? परमाणुीय परिकल्पना किसने दी थी? चार्ल्स ने, रॉबर्ट बॉयल ने, फ्रेड हॉयल ने या आवोगाद्रो ने? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? एमिदियो आवोगाद्रो। अगर हम बात करें आवोगाद्रो के नियम की, तो आवोगाद्रो का नियम क्या है? समान ताप समान दाब पर सभी गैसों के समान वॉल्यूम में अणुओं की संख्या कैसी होती है? समान होती है। अगर हम बात करें समान ताप पर सभी गैसों के समान वॉल्यूम में अणुओं की संख्या बराबर होती है। तो यहीं से क्या आ जाएगा? V इजगल टू के एन। एन क्या? अणुओं की संख्या, और V वॉल्यूम, के क्या? आवोगाद्रो संख्या। अगर हम बात करें आवोगाद्रो संख्या की, आवोगाद्रो संख्या क्या होती है? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी आवोगाद्रो। किसी उत्तल लेंस के बाईं ओर फोकस पर एक छोटी वस्तु रखे जाने पर निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर प्रतिबिंब बनेगा? लेंस के दाईं ओर केंद्र पर, लेंस के दाईं ओर अनंत पर, या फिर लेंस के दाईं ओर फोकस पर, या लेंस के बाईं ओर अनंत पर। बताइए प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अगर देखें हम, ये क्या है? हमने ले लिया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस हो गया, ये फोकस दूरी होगी, ये R होगी 2f1। वस्तु कहां पे रखी है? वस्तु रखी है फोकस पे। अगर वस्तु फोकस पे रखी है तो कहां पे बनेगा प्रतिबिंब? प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा। कहां पे? दाईं ओर, वस्तु के दाईं ओर अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। तो कौन सा ठीक है हमारा? ऑप्शन बी, लेंस के दाईं ओर और अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा? लेंस के दाईं ओर और अनंत पर। दूध वाला ताजे दूध में बहुत कम मात्रा में बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है? ताजे दूध का पीएच 6 से बढ़ाकर थोड़ा क्षारीय करने के लिए, ताजे दूध का पीएच 6 से घटाकर थोड़ा अधिक अम्लीय करने के लिए, ताजे दूध का पीएच 6 से घटाकर थोड़ा क्षारीय करने के लिए, या ऑप्शन डी, ताजे दूध का पीएच समय तक 6 पर बनाए रखने के लिए। तो दूध वाला बेकिंग सोडा का यूज क्यों करता है? अगर बेकिंग सोडा की बात करें, क्या है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला? NaCO3। बेकिंग सोडा क्या है? क्षार। तो बेकिंग सोडा का यूज क्यों करते हैं दूध वाले?
ये करते हैं ताजे दूध का पीएच 6 से बढ़ाकर थोड़ा क्षारीय करने के लिए। तो ऑप्शन ए कैसा है? ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। यदि एक छड़ चुंबक को एक डोरी से लटका दिया जाए तो उसका उत्तरी ध्रुव किस दिशा में इंगित करेगा? उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में? बताइए किस दिशा में इंगित करेगा उत्तरी ध्रुव? देखो, अगर छड़ चुंबक को हमने लटका दिया तो छड़ चुंबक में कितने होते हैं? 2 पोल, नॉर्थ पोल, यह नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दो छड़ चुंबक का उत्तरी सिरा है, वो किसमें करता है? वो किसको इंगित करता है? उत्तरी सिरा करता है उत्तरी ध्रुव को, यानी नॉर्थ पोल को, नॉर्थ पोल। और जो छड़ चुंबक का दक्षिणी सिरा है यानी साउथ एंड है, वो किस करता है? साउथ पोल को इंगित करता है। ये किसको दर्शाता है? साउथ पोल को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव को कौन दर्शाएगा? उत्तरी सिरा। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में अंगूठे को निम्नलिखित में से किस दिशा की ओर निर्देशित किया जाता है? मोशन ऑफ कंडक्टर की, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड? बताइए दाहिने हाथ के अंगूठे में अंगूठे की जो दिशा है वो क्या दर्शाती है? चालक की गति को, चुंबकीय क्षेत्र को, विद्युत धारा को या विद्युतीय क्षेत्र को? बताइए। अगर हम देखो बात करें दाहिने हाथ के अंगूठे की, ये क्या है? दाहिने हाथ का अंगूठा ये है, तो कोई तार मान लिया। इसमें क्या है? इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, तो अंगूठा क्या दर्शाएगा? अंगूठा दर्शाता है विद्युत धारा की दिशा को। और जो उंगली है, उंगली क्या दर्शाती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो अंगूठा क्या दर्शाता है? अंगूठा दर्शाएगा विद्युत धारा को। अंगूठा दर्शाता है किसको? विद्युत धारा को ऊपर की तरफ। ये क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विद्युत धारा। नाभिकीय विस्फोटों, आकाशीय तड़ित और रेडियोधर्मी क्षय की कम उत्तेजक गतिविधि द्वारा निर्मित किस प्रकार के विकिरण में बहुत छोटी तरंग दैर्ध्य होती है? इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट या गामा? बताइए। विकिरण में बहुत छोटी तरंग दैर्ध्य होती है। अवरक्त, सूक्ष्म तरंग, पराबैंगनी या गामा? देखो, अगर हम बात करें 10 की पावर -9 नैनोमीटर की, तो ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर -3 इंटू 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर। तो ये कितना है? 10 की पावर -12। अगर हम देखें, देखो 10 की पावर -10 से 10 की पावर -12 के बीच क्या होती है? गामा रेज। -8 से -10 के बीच एक्स रेज। -6 से -8 अल्ट्रावायलेट। -5 से -6 के बीच विजिबल। तो गामा रेज की बात करें कितने पे? 10 की पावर -12 पे कौन सी होती है? गामा रेज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गामा रेज। बिल्कुल कैसा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, गामा रेज। उस परिघटना का नाम बताइए जिसमें प्रकाश के पथ में रखी एक अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो जाती है और चारों प्रकाश की प्रवृत्तियां सरल रेखा में चलने के बजाय चारों ओर मुड़ने की होती हैं। ये कौन सी घटना है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाशीय अपवर्तन कोण, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन? बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? किसी अवरोध के किनारे पर प्रकाश का मुड़ जाने को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। जैसे हम देखें, यहां से प्रकाश आ रहा था, यहां पे कुछ अवरोध आया, प्रकाश की किरणें क्या हुई? मुड़ गई। तो यही क्या कहता है? प्रकाश का विवर्तन। निम्नलिखित में से किन दो राशियों की विमाएं समान है? पावर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वर्क एंड टॉर्क, या पावर एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन? बताइए किसकी विमाएं समान है? किसकी विमाएं समान है? क्या पावर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की विमाएं समान होती हैं? नहीं। वर्क एंगुलर की? नहीं। किसकी विमाएं समान होती हैं? वर्क एंड टॉर्क की। अगर हम बात करें वर्क की विमाएं क्या होती हैं? वर्क इज इक्वल टू
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की हमारी बात करें, फोर्स की कितनी होती है, mlt -2, डिस्प्लेसमेंट की L, तो वर्क की क्या आ जाएंगी, mlt ml² t-2। अगर हम बात करें कोणीय विस्थापन की, कोणीय विस्थापन की विमा क्या होती है, कोणीय विस्थापन की कोई विमा नहीं होती है, कैसा है, डायमेंशनलेस यानी विमाहीन। अगर हम बात करें पावर की, पावर की बात करें, पावर क्या होती है, P = वर्क डन अपॉन टाइम। तो कार्य की हमने क्या विमा निकाली, कार्य की क्या विमा होगी, mlt -2 ml² t-2। टाइम की विमा क्या होगी, t, तो हमारी पावर की विमा क्या हो जाएगी, ml² t⁻³ तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, आंसर सी बिल्कुल ठीक है। जब किसी पिंड पर दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो क्या होता है, पिंड पर लगने वाला परिणामी बल दोनों पिंडों के बीच के अंतर के बराबर होता है, पिंड पर लगने वाला परिणामी बल दोनों बलों के बीच के अंतर के बराबर होता है। या पिंड पर लगने वाला परिणाम बल दोनों पिंडों के योग के बराबर होता है, पिंड पर लगने वाला परिणाम बल दोनों बलों के योग के बराबर होता है। तो ये क्या हो गए, ये तो दोनों ऑप्शन सेम हो गए, ये ऑप्शन सेम हो गए, ये भी सेम हो गए। देखो अगर हम बात करें दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, हमने मान ली यहां पे क्या है, एक पिंड है, इस पिंड पर एक बल लग रहा है इस दिशा में 10 न्यूटन का, और एक बल लग रहा है इस दिशा में 15 न्यूटन का। तो इस पिंड पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा, परिणामी बल होगा इस दिशा में कितने का, 5 न्यूटन का। तो परिणामी बल कितना होगा, परिणामी बल क्या होता है, पिंड पर लगने वाले परिणामी बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पिंड पर लगने वाला परिणामी बल दोनों बलों के बीच के अंतर के बराबर होता है। वायुमंडल की निचली परतों में धुएं या धूल के कणों पर जल की बूंदों के सघन द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, धूम कोहरा, कुहासा, पाला या बर्फानी तूफान। बताइए वायुमंडल क्या कहा जाता है, स्मोक फॉग, मिस्ट, फ्रॉस्ट या ब्लिजर्ड। तो क्या कहा जाता है, बर्फानी तूफान नहीं, पाला भी नहीं कहा जाता, कुहासा भी नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है, स्मोक फॉग। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए स्मोक फॉग। गति और उसके उदाहरणों के संदर्भ में गलत युग्म की पहचान करें। रोटेशन, रोटेशनल मूवमेंट का एग्जांपल क्या है, ब्लेड्स ऑफ ए फैन, आवर्त गति घड़ी की सुइयां, दोलन गति पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमना, या स्थानांतरित गति चट्टान से गिर रही है गेंद। तो बताइए कौन सा युग्म गलत है, कौन सा गलत है इनमें से, बताइए। घूर्णन गति कैसा, पंखे के ब्लेड घूर्णन गति, ये कैसा है, बिल्कुल ठीक। आवर्त गति, घड़ी की सुइयां कैसी गति करती हैं, आवर्त गति। दोलन गति, क्या पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना दोलन गति है, ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। दोलन गति क्या होती है, जैसे ये एक बिंदु है, इस बिंदु के जैसे अगर हम देखें दोलन गति किसमें होती है, घड़ी में जो सरल लोलक की गति होती है वो कैसी, दोलन गति, इसका इसी बिंदु के दोनों तरफ घूमना, ये क्या है, दोलन गति। स्थानांतरित गति, गति चट्टान से गिर रही गेंद, ये कैसा है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या है हमारा, गलत है। चौदह सौ 50 में पहली बार आविष्कृत पवन मापक यंत्र का नाम क्या था, सीलिंग प्रोजेक्ट, ड्रॉपसोनिड,
या फिर ट्रांसमिशन मीटर या एनीमोमीटर? तो बताइए 1450 में पहली बार आविष्कृत पवन मापक यंत्र का नाम क्या था? सीलिंग प्रोजेक्टर, अधपाती सौंड, संचरण लेखित्र या पवन वेग मापी? तो क्या था इसका नाम? क्या था? पवन वेग मापी। तो पवन वेग मापी की बात करें, किसने खोज की थी? इसके आविष्कारक कौन थे? इसके आविष्कारक थे लियोन अल्बर्टी। लियोन अल्बर्टी। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। तो ये क्या है? ये है पवन वेग मापी। ये कैसे कार्य करती है? जब हवा चलती है, हवा चलने पे क्या होता है? ये घूमती है ऐसे, और जब ये घूमती है तो क्या होता है? यहाँ पे एक मोटर लगी है। ये मोटर क्या होता है? इसकी जो आरपीएम है, यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट, आरपीएम क्या होते हैं? आरपीएम काउंट होते हैं। और इसी आरपीएम के बेस पे क्या होता है? जो पवन का वेग है, पवन का वेग निकाला जाता है। इसी आरपीएम के बेस पे पवन वेग निकाला जाता है। एक एथलीट द्वारा फेंका गया भाला किस गति में होता है? पीरियोडिक, रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर या ऑक्सिलेटरी? तो बताइए एथलीट द्वारा जो भाला फेंका है उस गति कैसी होती है? आवर्ती, ऋजुरखीय, वर्कीय या दोलनी? कमेंट करके बताएं कौन सी होती है गति, भाले की गति। तो भाले की गति कैसी होती है? अगर एथलीट ने भाला फेंका कैसे जाएगा? पहले वो ये कैसी होती है? भाले की गति। ये होती है वर्कीय गति, यानी कर्विलिनियर। तो ऑप्शन कैसे हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, कर्विलिनियर। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? किलोवाट घंटा, कैलोरी, जूल या न्यूटन? बताइए कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है, और कमेंट करें कैलोरी, वाट घंटा, किलोवाट घंटा, कैलोरी, जूल या न्यूटन? कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है, बिल्कुल है। 1 किलोवाट घंटा बराबर बात करें कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये किसकी है? ऊर्जा की इकाई है। कैलोरी किसकी है? कैलोरी ऊर्जा की इकाई है। जूल भी ऊर्जा की इकाई है। अगर हम बात करें 1 कैलोरी बराबर 4.184 जूल। तो न्यूटन किसकी इकाई है? न्यूटन है फोर्स की इकाई। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, न्यूटन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष समय की इकाई है, या एंगस्ट्रॉम लंबाई की इकाई है? तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कमेंट करें कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है इनमें से? प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी है, ये कैसा है? बिल्कुल ठीक है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ये भी कैसा है? बिल्कुल ठीक है। प्रकाश वर्ष समय की इकाई है, ये कैसा है? ये हमारा गलत है। एंगस्ट्रॉम लंबाई की इकाई है, ये भी कैसा है? बिल्कुल ठीक है। अगर एंगस्ट्रॉम की बात करें, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। अगर हम बात करें एक प्रकाश वर्ष की, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? 9.43 इंटू 10⁻15 मीटर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रकाश वर्ष समय की इकाई। एक ऐसा है, ये गलत ऑप्शन है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, फेराड, कूलाम या ओम मीटर? बताइए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? अगर हम बात करें आर की, अगर हम बात करते हैं रजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की, आर किसके समानुपाती होता है? तार की लंबाई
अपॉन तार के एरिया के। अगर हम प्रोपोर्शन साइन हटा दें, R इजकल टू रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, इनको तार की लंबाई अपॉन ए। अगर यहां से निकालें विशिष्ट प्रतिरोध, R बराबर रो बराबर आर ए अपॉन एल। आर की यूनिट क्या होती है, आर की यूनिट होती है रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, अपॉन लंबाई की यूनिट मीटर। तो ऐसा विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट क्या आ जाएगी, ओम मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट आ गया हमारी ओम मीटर। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम मीटर। माइकल फेराडे ने 1831 में कौन सा प्रसिद्ध प्रयोग किया, प्राकृतिक रेडियोधर्मिता की खोज, डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, डिस्कवरी ऑफ द क्वांटम मैग्नेटोमीटर, डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन। तो फेराडे ने 1831 में किसकी खोज की थी, कौन सा प्रसिद्ध प्रयोग किया था, प्राकृतिक रेडियोधर्मिता की खोज, प्रत्यास्थता के नियम की खोज, क्वांटम मैग्नेटोमीटर की खोज, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज। तो 1831 में माइकल फेराडे ने किसकी खोज की थी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज। अगर हम बात करते हैं माइकल फेराडे के नियम की, तो माइकल फेराडे का नियम क्या था, किसी भी बंद परिपथ में उत्पन्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी विद्युत वाहक बल, किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस परिपथ से प्रभावित होने वाले चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स के नेगेटिव परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अगर हम बात करें चुंबकीय फ्लक्स के नेगेटिव परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह क्या होगा, चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, माइकल फेराडे ने। तो माइकल फेराडे का नियम क्या होगा, किसी भी बंद परिपथ में उत्पन्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उस परिपथ से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के नेगेटिव परिवर्तन की दर के बराबर होता है। What is the unit of measurement for the optical power of a lens? लेंस की ऑप्टिकल पावर के लिए माप की इकाई क्या है, रेडियन, डायोप्टर, योटा या कटल। बताइए लेंस की क्षमता की यूनिट क्या है, रेडियन, डायोप्टर, योटा या कटल। तो लेंस की क्षमता हम किस में मापते हैं, लेंस की क्षमता नापते हैं डायोप्टर में। अगर हम बात करें लेंस की क्षमता पावर क्या होती है, 1/f। एफ क्या, लेंस की फोकस दूरी, इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। डायोप्टर। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी डायोप्टर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, धारा का एसआई मात्रक क्या है, ओम या मीटर, वोल्ट या एम्पियर। तो धारा का एसआई मात्रक क्या है, कमेंट करके बताएं। धारा का एसआई मात्रक, तो धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर। वोल्ट किसका है, वोल्ट विभवांतर का, विभवांतर, विभवांतर। ओम किसका है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस का, मीटर लंबाई का। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी एम्पियर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।